मित्रों नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हम हमारे महत्वपूर्ण दार्शनिक यशदेव शैल्य जी को याद कर रहे हैं। एक कुछ दिन उन पर ही केंद्रित हैं और एकाग्र की इस 5वीं कड़ी में आज हम लोग यह देखने समझने की कोशिश करेंगे कि एक दार्शनिक अपने घर में किस तरह से रहता है, उसकी जीवन शैली कैसी होती है, उसकी आम दिनचर्या कैसी होती है और अपने घर वालों की नजर में वह व्यक्ति कैसा होता है। क्योंकि हम किसी भी विधा में कार्य करें, साहित्य में, विज्ञान में, कृषि में, दर्शन में, समाज शास्त्र में, राजनीति में, हम अपने कार्य करते हुए अपने तमाम लोगों के साथ जुड़े हुए, अपने परिवार से, समाज से, जिसका क्षेत्र और जिसका विषय जितना विशद होता है, उसका परिवार भी उतना बड़ा होता चला जाता है। उसके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाती है। यशदेव शैल्य ऐसे ही एक नाम है जिनके पास कई सारे लोग हैं और जिन्हें चाहने वालों की एक बड़ी संख्या है। अगर हम विशुद्ध जैविक स्तर पर बात करें तो उनके पुत्र, उनकी पुत्री, पौत्री, इन सब के किस तरह के अनुभव रहे, उनके बहन, उनके भाई, इन तमाम लोगों के उनके साथ कैसे अनुभव रहे और गाहे बगाहे एक दार्शनिक अपने पारिवारिक जीवन में किस तरह के मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है और अपने परिवार को पोषित करता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यशदेव शैल्य जी की पुत्री प्रेमलता शर्मा जी उपस्थित हैं और तीसरी पीढ़ी में चिन्मयी शैल, उनकी पौत्री भी हमारे साथ है। आप दोनों का जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम शैल्य जी की पुत्री प्रेमलता शर्मा जी को निमंत्रित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे कृपया अपने पिता के बारे में कुछ बताएं। बचपन, कैशोर, युवावस्था, बाद में गृहस्थी और हाल तक की कई ऐसी स्मृतियां होंगी जो महत्वपूर्ण होंगी और जिन्हें यशदेव शैल्य के प्रशंसक भी जानना चाहेंगे। क्योंकि अमूमन दार्शनिक केंद्रित किसी कार्यक्रम में परिवार के लोग इस तरह से नहीं जुड़ पाते हैं या पारिवारिक चर्चा कम हो पाती है, लगभग नहीं के बराबर। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने इस उपक्रम में उस पक्ष को भी अपने साथ समाहित करें और गंभीरता के साथ संवेदनशीलता का भी कुछ तत्व इस एकाग्र में आ सके, इसकी कोशिश करते हैं। आदरणीय प्रेमलता शर्मा जी। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पण जी। जनसुलभ पुस्तकालय, घर वालों की दृष्टि में शैल्य जी, इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है आपने। तो मैं पहले अपनी बुआ के संस्मरण
आप लोगों से साझा करना चाहूंगी, जिन्होंने ये मुझे लिखकर भेजे हैं। मेरी बुआ जी ने जो लिखकर भेजा है वो मैं पहले पढ़ के सुनाती हूँ। मेरे आदरणीय और बहुत ही प्रिय भाई श्री यशदेव शल्य लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कृत और सम्मानित के लिए कुछ अपने अनुभव कहने का तुच्छ साहस कर रही हूँ। मेरे भाई अब नहीं रहे, यह सोचकर हृदय कांप उठता है। भाई बहन का संबंध कितना मधुर और दिव्य होता है यह सब जानते हैं, किंतु हमारा भाई बहन का संबंध कुछ अनोखा ही रहा। मेरे भाई केवल भाई ही नहीं, उन्होंने पिता का कर्तव्य भी निभाया। उन्होंने मेरे जीवन को निखारा, संवारा और एक सुंदर दिशा प्रदान की। मुझे शिक्षित करने में उनका विशेष सहयोग रहा। शाम को हर रोज वे मुझे पढ़ाया करते थे। कोर्स का अध्ययन करवाने के अतिरिक्त वे मुझे लाइब्रेरी से अनेक रोचक पुस्तकें, उपन्यास आदि लाकर देते, जिससे अध्ययन में मेरी रुचि खूब बढ़ी। इतनी अधिक कि अगर किसी दिन मैं नहीं पढ़ पाती थी तो रोया करती थी कि मैं आज पढ़ नहीं पाई। मैं हूं तो उनसे काफी छोटी, पर हर स्थिति में, हर काम में वे मुझसे सलाह लिया करते थे। हमारे संबंधों में कहीं कोई औपचारिकता नहीं थी। अपने यह सुख दुख और सारी परेशानियां वो मुझसे साझा किया करते थे। जब भी बीमार होते तो सबसे पहले मुझे फोन करते और मैं भी तुरंत उनके पास आ जाया करती थी। उनका मेरे प्रति कितना अगाध स्नेह था, इसका प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि मेरे विवाह से पहले वे मेरे ससुराल जाकर 3-3 दिन रहे थे, ये जानने के लिए कि अपनी बहन जिसको देनी है उसकी मित्र मंडली कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, आदि आदि, उनके घर वाले कैसे हैं। तो और ऐसा उन्होंने 2 बार किया। उसके बाद उनका पत्र व्यवहार भी आपस में होता रहता था। यह सब उन्होंने, ये इतनी गहरी बात है, और वो इसलिए क्योंकि इतना महान दार्शनिक अपने पारिवारिक संबंधों में भी इतना कोमल और इतना सजग है, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे व्यक्ति को भाई के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। विषय और आत्म 1972 में जो उन्होंने किताब लिखी, वो मेरी भाभी के साथ मुझे भी समर्पित की थी। धन्यवाद। अब पिता के रूप में अर्पण जी, मैं शल्य जी के बारे में बोलती हुई यादों के उस गलियारे में चली गई हूँ, जा रही हूँ, जो यादें मुझे हमेशा बहुत ताकत देती रही हैं, सहलाती भी रही हैं। यादों का, उनके प्यार का ऐसा सैलाब सा आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से और कैसे शुरू करूं। वे महान विचारक और दार्शनिक थे, ये तो मुझे बहुत बाद में समझ में आने लगा था। उन्होंने कभी ऐसा प्रदर्शन घर पर किया ही नहीं। मेरे लिए तो बहुत पढ़ने लिखने वाले, बागवानी का बेहद शौक रखने वाले, शांत चित्त और मेरे सारे काम बनाने वाले पिता थे। मुझसे सुबह जल्दी कभी उठा नहीं जाता था। स्कूल जाने के लिए वही मुझे उठाया करते थे। माँ हमारा नाश्ता बनाने में व्यस्त होती थी, तो मैं
वो मुझे उठाते और मैं कहती अभी 5 मिनट और सोने दो, अभी और सोने दो, तो वे कभी आग्रह नहीं किया करते थे। फिर बाद में भागम भाग मचाती हुई मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होती, तो उस तैयारी में भी वो मेरी सहायता किया करते थे। उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष कि कभी उपदेश ना देना, ना डांटना फटकारना, मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। माएँ तो ऐसा करती हैं, किंतु पिता भी ऐसा करे, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात हुआ करती थी जब मैं दोस्तों के बीच में बात करती थी। किंतु एक बार मैंने उनके गुस्से को भी झेला है। 10वीं की परीक्षा थी गणित की, और मैं गणित में बहुत कमजोर, पर खेल रही हूँ पास के बच्चों के साथ। उन्होंने बहुत बार बुलाया कि आजा पढ़ ले, पर नहीं, नहीं जा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे सबके सामने, मेरे दोस्तों के सामने ऐसा तमाचा मारा। उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा, किंतु उसका सुखद एहसास मुझे आज भी है कि यदि मैंने उस समय उनकी उस तमाचे को ना खाया होता तो गणित में जरूर फेल हो गई होती। बस ऐसा गुस्सा मैंने फिर कभी नहीं देखा, क्योंकि वे बहुत ही उन्मुक्त और खुले विचारों के धनी थे। मैंने साइकिल चलानी उन्हीं की साइकिल पर सीखी थी। मैं 6th क्लास में थी उस समय, और वो साइकिल मेरे कद से बहुत ऊंची थी। चढ़ तो मैं जाती थी, किंतु उतरा नहीं जाता था। तो मैं उनसे कहकर जाती कि जब मैं पूरे मोहल्ले का या इधर उधर चक्कर काट कर आऊं तो आप यहाँ घर के सामने ही खड़े रहना, जिससे मुझे उतारने में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। तो वे वैसा ही करते थे, खड़े रहते थे। और कई बार तो मैं दोपहर में जाती थी कि भाई रश कम होता है, लोग कम होंगे, तो मैं दोपहर में जाती थी और वो वहीं मुझे, मैं जब लौट के आती थी तो वहीं धूप में खड़े होते थे। वे हमारे लिए ढेरों कहानियों की किताबें, उपन्यास, जीवनियां लाया करते थे। शरद चंद, प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, अज्ञे, रूसी कहानियां, सब, रामायण, महाभारत, कालिदास ग्रंथावली, सब उन्होंने ही मुझे लाके दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां तो उन्होंने बहुत बार स्वयं पढ़ के सुनाई थी। जब बीमार होती तो दवाई खाने में मैं बहुत दुखी होती थी कि मैं नहीं खाऊंगी, कड़वी लगती है। तो पापा ही प्यार से चम्मच में चीनी लेकर खड़े रहते और मुझे दवाई खिलाते। कागज की नाव और हवाई जहाज बनाना भी उन्होंने ही मुझे सिखाया था। उस समय तो नहीं, किंतु बाद में मुझे ये सब बहुत रोमांचित करने लगा था। इतना विद्वान व्यक्ति, जिसका अधिकतर समय पढ़ने लिखने और इसी से संबंधित काम करने में जाता है, घर की जिम्मेदारियों व हमारे प्रति अपने प्यार को संभाले हुए है। मैंने उन्हें साइकिल चलाते हुए, टाइपराइटर पर अपने स्वयं के लिखे लेख टाइप करते हुए देखा है। तो मुझे लगता था 24 घंटों में ये 48 घंटों का काम कर लेते हैं। मैं उनसे कहा भी करती थी तो हंस दिया करते थे। बीए में मैंने 3 विषयों में से एक विषय दर्शन लिया। तब मुझे उनके लेखन, उसकी महत्ता, इनकी विद्वता और समझ में आने लगी। हमारे घर दया जी, पांडे जी, नंद किशोर जी जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों का आना होता रहता था। इनसे होने वाली दार्शनिक चर्चाएं मुझे बहुत भाती थी, आकर्षित करती थी। पापा जी को किसी भी विषय पर सुनना मुझे बेहद भाता था। बहुत ही सरल और सटीक बात करते थे।
इन्हीं से समझ में आया कि दर्शन तो जीवन दृष्टि है जो जीवन के हर पक्ष में उपस्थित है। फिर मैंने एमए, एमफिल और पीएचडी दर्शन में ही की। तो विषय के कारण मेरी इनसे बातचीत अधिक होने लगी। मुझे क्लास में जो समझ में नहीं आता या मैं किताब में जहां अटकती तो लगता कि इन सब का निदान तो पापा ही के पास है, और मेरी सारी घबराहट दूर हो जाती थी। जब एमफिल में डिसर्टेशन का टॉपिक लेना था तो मैंने सांख्य दर्शन में अपनी रुचि दिखाई। इस पर पापा ही ने सांख्य में मनुष्य की अवधारणा यह विषय सुझाया और इसके विषय में मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया। तब मैंने सांख्य को एक नई दृष्टि से देखा, जो पारंपरिक लीक से हटकर था। एक नए प्रकाश में देखा, एक नए तरीके से उन्होंने मुझे उसका सब कुछ बताया जो पारंपरिक लीक से हटकर था। और तब मेरी रुचि इस तरफ और अधिक हो गई। मजे की बात तो तब हुई जब डिपार्टमेंट में मैंने अपना ये टॉपिक बताया तो सबको बहुत हैरानी और परेशानी हुई कि अरे, सांख्य में मनुष्य है कहाँ? कहीं शब्द है मनुष्य का? मनुष्य शब्द है? तो मैंने उन्हें पापाई द्वारा समझाए गए सारे तर्क दिए। काफी नानुकुर के बाद उन्हें सब तर्क दिए और उन्हें समझाया कि जगत और मनुष्य की समस्याओं के बारे में ही तो सारे दर्शन बात कर रहे हैं, और किसकी समस्याओं के बारे में, किसके मोक्ष के बारे में, किसके दुख और सुख की बात हो रही है। तब बहुत नानुकुर के बाद मेरा ये टॉपिक डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया। मुझे याद आ रहा है, डिपार्टमेंट में ही मेरा इंटरव्यू था यूजीसी की स्कॉलरशिप के लिए, जो एमफिल और पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को मिलती थी। हम 13 अभ्यर्थी थे। चूंकि पहले इस विषय को लेकर मेरी बहुत टांग खिंचाई हो चुकी थी, तो मेरे गाइड नंदकिशोर जी शर्मा साहब, जो भारतीय दर्शन के प्रोफेसर और पापाई के बहुत अच्छे मित्र थे, घबराए हुए थे। और घबराए हुए इसलिए थे क्योंकि उन्हें पहले ये नहीं मालूम था कि वे ही लोग इस इंटरव्यू में भी बैठ रहे हैं जिन्होंने मेरे इस विषय पर बहुत आपत्तियां खड़ी की थी। तो उन्होंने मुझे कहा, नंदकिशोर जी शर्मा साहब ने, मेरे सर ने, कि तू इंटरव्यू मत दे या अपना विषय बदल ले। तो मैंने डिपार्टमेंट से ही घर फोन किया और पापाई को अपनी घबराई हुई आवाज में कहा कि मैं ये इंटरव्यू नहीं दूंगी क्योंकि ऐसा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि तू निश्चिंत होकर इंटरव्यू दे, और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तू अपनी बात ठीक से समझा देगी। स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती, इसकी चिंता तू छोड़, तू अपनी बात वहां ठीक से रख। उनसे ये बात करने के बाद मुझ में एकदम से ताकत आ गई, और मैंने उन्हीं की, वास्तव में तो मैंने उन्हीं की ताकत को अपने अंदर महसूस किया और फिर इंटरव्यू दिया और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। पीएचडी करते हुए भी उनका अपार सहयोग रहा, वरना मैं तो इतने विशाल दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन को देख ही नहीं सकती थी। वे मुझे कहते, तू खूब पढ़ और लिख। मैं ऐसा ही करती और वे उसमें करेक्शंस किया करते थे। फिर हम बैठकर डिस्कस करते, तो मुझे बहुत आनंद आता था इस सारे काम में। उनसे मैंने एक बार पूछा कि जब जगत त्याज्य है तो उसका अर्थ क्या है?
उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से थोड़े से में सब कुछ कह दिया कि जगत इसलिए सार्थक है क्योंकि वो हमारे सम्मुख अपनी निरर्थकता दिखाता है। इसी तरह धन की आवश्यकता पर पूछने पर बोले, धन आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं है। यदि ये पर्याप्त होता तो धर्म, दर्शन, मनुष्य में निरर्थकता बोध, मूल्य बोध, ये सब नहीं होता। मुझे उनकी ऐसी बातें बहुत आकर्षित करती रही। सपरिवार हमने खूब पिक्चर्स देखी। उनके साथ पिक्चर देखना या कोई भी अन्य कार्यक्रम जैसे रविंद्र मंच पर नाटक, नृत्य आदि संगीत के प्रोग्राम होते रहते थे तो वो हमें ले जाते थे वहाँ। इसलिए अच्छा लगता था उनके साथ ये सब देखना कि वो इन सब की समीक्षा बहुत अद्भुत ढंग से करते थे। मुझे ध्यान है चितचोर और बावर्ची फिल्म देखते हुए वे बोले थे, जीवन इतना ही सहज सरल हो तो कितना बढ़िया हो। वास्तव में जीवन ऐसा ही होना चाहिए जहां अभाव लगे ही नहीं। गोलमाल फिल्म देखते हुए वे इतना हंसे थे कि मुझे उनको देखकर ही बहुत आनंद आ रहा था। पीएचडी के अंतिम अध्याय तक पहुंचते पहुंचते मेरा विवाह हो गया। विवाह के बाद मैं तो पढ़ाई लिखाई भूल ही गई थी, पर उन्होंने उस अंतिम अध्याय को खत्म किया। सारी औपचारिकताएं पूरी करके मुझे वाइवा की सूचना मिली। वाइवा के 3 दिन पहले मैं उदयपुर से जयपुर आ गई। फिर पापा के साथ 2 दिन तक लगातार बैठकर वाइवा की खूब तैयारी की। मेरा वाइवा बहुत अच्छा हुआ, जिसके लिए प्रोफेसर संगमलाल पांडे जी ने मेरी बहुत प्रशंसा की, किंतु वो प्रशंसा तो वास्तव में पापा ही की थी, जिन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की थी। मैं उन्हें हमेशा कहा करती थी, यदि आपने मुझे पीएचडी नहीं कराई होती ना, तो मुझे ये व्याख्याता की नौकरी नहीं मिलने वाली थी, जो मुझे विवाह के या ये पीएचडी करने के 7 वर्षों बाद भी मिल गई। वास्तव में मेरे पापा जी और मम्मी बहुत ही सहज सरल स्वभाव के थे। मुझे याद आता है उनके साथ पिकनिक पर जाना। फिर जब किसी नदी किनारे जाते और वहां पत्थर को वो इस तरह एक किनारे से फेंकते कि वह पानी की सतह पर उछलता हुआ बहुत दूर तक जाता, या कभी कभी तो किनारे को ही छू जाता, तो मन गर्व से भर जाता था। इस पर वे कहते, इसी तरह संसार सागर में डूबे बिना जीवन किनारे लग जाए तो क्या कहने। जैसे मम्मी के हाथ का खाना, वैसे ही उनके हाथ की चाय बहुत याद आती है। वे अपनी चाय स्वयं ही बनाते और तब मेरे लिए भी बना देते थे। वे सुबह 3:30 बजे उठ जाया करते थे और 6 बजे तक लिखते रहते। उनकी ये छटा मेरे मन में अमिट रहेगी। जब कभी हम सब, जैसे मेरा परिवार भी जयपुर होता और हम भाई बहन बच्चे सब देर रात तक बातें करते रहते, तो वे बिना डिस्टर्ब हुए उस आवाज में भी सो जाया करते थे और सुबह रसोई में बैठे लिख रहे होते थे, क्योंकि तीनों कमरों में कोई ना कोई सो रहा होता था और उन्हें ये चिंता होती थी कि लाइट जलेगी तो दूसरा डिस्टर्ब हो। मेरे विवाह के बाद उनकी लिखी चिट्ठियां, जिसमें उनका लिखा संबोधन मेरी बहुत प्यारी रानी बिटिया से उनका अपार स्नेह प्रकट होता था, को पढ़कर मुझे इसलिए और अच्छा लगता कि इतना बड़ा विचारक, इतना भावुक पिता भी है। वे मेरे पास भीलवाड़ा जब आते तो मेरे बनाए खाने का, भीलवाड़ा में मेरी पोस्टिंग थी, तो
वो जब मेरे पास आते तो मेरे बनाए खाने का खूब आनंद लेते थे। एक बार हम भीलवाड़ा से रणकपुर घूमने गए। पापा ही साथ में थे और पूरे रास्ते आबिदा परवीन के सूफी संगीत को सुनते हुए गए। तब मैंने उनके भावुक मन को उस संगीत से और भावुक होते हुए देखा। संगीत में भी उनकी बड़ी रुचि थी। असल में वे ऐसे पिता थे जिनसे किसी भी विषय पर बात करो वे उसकी परत दर परत खोल दिया करते थे। पापा जी ने खूब बीमारियों को झेला पर अपना धैर्य कभी नहीं खोया। 6-7 वर्ष पहले जब एक ऑपरेशन के दौरान उनकी स्मृति को थोड़ा आघात पहुंचा तो वे मुझे कहते, और सब तो ठीक है, मेरा पढ़ना लिखना छूट गया। तो मैं उन्हें कहती, अरे आपने जितना पढ़ लिख लिया उतना तो हम जैसे 100 जन्मों तक नहीं पढ़ सकते। लिखने की तो बात ही अलग है। तो हंसने लगते और कहते, अरे ऐसा नहीं है। किंतु मुझे उनकी पढ़ते लिखते हुए की छवि बहुत प्रिय थी। इसीलिए वो लेख भी मुझे बहुत प्रिय है जिसका शीर्षक उन्होंने दिया, चक्षु में अंजन सी, चक्षु में अंजन सी, मैं और मेरी पुस्तक। बहुत बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मेरा छोटा सा शब्दकोश समेट नहीं पा रहा। मैं जब उनसे रामायण महाभारत की बात करती तो वे राम के विषय में ये कहते हुए अति भावुक हो जाते कि राम जैसा उदात्त चरित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। कबीर, मीरा आदि के बारे में मुझे उनसे सुनना ज्यादा भाता था। वास्तव में तो मुझे उनसे किसी भी विषय पर सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक बार हम पारिवारिक समस्याओं पर बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि घर परिवार में जब कोई किसी के लिए कुछ करता है तो बाद में गिनाता क्यों है? तो वे बोले, ये कहावत ही है कि नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा होता नहीं है। पर मेरे पापा ही तो ऐसे ही थे जो नेकी कर कुएं में ही डाल देते थे। जब वे चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी विजिटिंग प्रोफेसरशिप पर कुछ समय रहे तब भी मैं उनके पास गई थी। तो वे वहां हीटर पर गुड़ की खीर बना के खिलाया करते थे। मतलब खीर में चीनी की जगह गुड़ डालते थे। ये उनको बहुत पसंद थी, बनाया करते थे। वही यूनिवर्सिटी में उनका भाषण था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं बहुत खुश हो रही थी और गर्व महसूस कर रही थी कि दर्शन के अतिरिक्त दूसरे विभागों के प्रोफेसर्स और विद्यार्थी भी जिन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती उन्हें सुनने के लिए उपस्थित थे। मैं जब उनसे कहती, आप अंग्रेजी में भी लिख दो तो आपको और प्रसिद्धि मिलेगी, तो कहते, प्रसिद्धि को ध्यान में रखकर मैं नहीं लिखता हूं। तो उनकी कही हुई ये बात उनके व्यक्तित्व की समृद्धता को दर्शाती थी और मैं बहुत अभिभूत हो जाया करती थी। मैंने पापाई को घर परिवार की, ऑफिस की परेशानियों के बीच भी धैर्य के साथ खड़ा हुआ देखा है। वे मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत के साथ ऐसे दृढ़ पिता रहे जो कभी कोई मुसीबत आने ही नहीं देगा। पिता ही नहीं, बेटे, भाई और पति के रूप में भी वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। मेरी बुआ जब सपरिवार हमारे पास आती तो उनके प्रगाढ़ स्नेह को देखा है। मेरी दादी के पैरों पर रोज रात को बैठे हुए देखा है। मम्मी जब अशक्त हो गई थी
तो उसकी पूरी सेवा करते हुए देखा है, जिसमें किसी तरह की कोई झुंझलाहट नहीं होती थी। मुझे हैरानी होती थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है कि किसी को उनकी ज़रूरत पड़े, वे लिखते हुए या पढ़ते हुए उठें, उसका वो काम कर दें और फिर शांति से बैठकर अब लिखना पढ़ना शुरू कर दें। मैंने उन्हें कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ भी देखा है। एक बार वो मेरे पास भीलवाड़ा आए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप महाविद्यालय में समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक का पेपर थोड़ा सा दिन पढ़ा दोगे? तो राजी हो गए। तब उन्होंने 15 दिनों तक मूर, रसल आदि जो बहुत ही कठिन लगते थे, सहज सरल तरीके से पढ़ा दिए। तो विद्यार्थी कहें इन्हें यहीं रहने दो। ये उनकी खूबी थी कि विषय को वे सरल तरीके से समझा देते थे। ज्ञान का अनंत भंडार जिसमें समाया हुआ हो और वो विद्यार्थियों को सहज सरल तरीके में कोर्स की परिधि में रहते हुए समझा दे, तो कैसे प्रिय नहीं होगा। वे मेरे सामने ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित रहे जो नितांत पारिवारिक, सबकी समस्याओं का हल ढूंढने वाला, सबको प्यार करने वाला और बदले में कोई आशा नहीं रखने वाला। ऐसा पिता जो हमेशा आपके साथ खड़ा है कि तुम जो भी निर्णय लोगे मैं उसके पहलू तो दिखा दूंगा, तय तुम ही करोगे। अभी आखिरी वर्ष में मेरी माँ की मृत्यु के बाद वे बहुत कमजोर हो गए थे। किडनी की बीमारी ने उन्हें जकड़ रखा था। मैं जब उनके पास जाती तो वे बहुत खुश होते, किंतु वहां से मेरे आते ही भूल जाया करते और अगले ही दिन जब मुझे फोन करते तो कहते, तू कब आएगी? मैं कहती, पापा जी अभी कल ही तो आपके पास से आई हूं। तो आश्चर्य भाव से कहते, अच्छा कमाल हो गया, और हंसने लगते। ये निश्चल हंसी, कमाल हो गया कहना मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। और फोन की वो घंटी जो पिछले कुछ सालों से रोज सुबह शाम मेरे फोन पर बजती थी। धन्यवाद अर्पण जी और मेरे सारे मित्र जिन्होंने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया प्रेमलता जी, वो शायद चली गई हैं। मित्रों, अभी हमने प्रेमलता जी को सुना और उनके इस वक्तव्य के माध्यम से हमने यह भी समझा कि ये सदैव शैल एक पिता के रूप में कितने केयरिंग पिता रहे।
कितना ध्यान रखे और घर की छोटी छोटी जरूरतों पर बहन पत्नी की सेवा पर हर स्तर पर या पुत्र पुत्री के करियर निर्माण पर हर तरह से वे दक्षित रहे और पूरे परिवार का ध्यान रखते रहे। और जब कभी जरूरत महसूस हुई या किसी को परेशान न करने की स्थिति आई, कोई ऐसा बोध आया, तो वह दार्शनिक अपने रसोई घर में भी लिखने बैठ जाता है। वह दार्शनिक जब स्वयं के लिए चाय बनाता है तो अपने बच्चों के लिए भी चाय बनाता है। बहुत ही आत्मीय और सारगर्भित वक्तव्य। कई बार स्वाभाविक है कि प्रेमलता शर्मा जी भावुक हो उठी और उनका गला भर आया। हम इसे समझ सकते हैं। मित्रों, अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में, इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम यशदेव शैल जी की पौत्री को सुनते हैं कि वे अपने दादा को किस रूप में याद करती हैं। उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है, तो आइए हम चिन्मयी शैल जी से यशदेव शैल के संस्मरण सुने। चिन्मयी जी। धन्यवाद। और मैं खासकर मुझे मालूम है ये श्रृंखला काफ़ी कुछ दिनों से चल रही है और बाबा जी के दर्शन के बारे में काफ़ी लोगों ने बात किया और उनके जो दार्शनिक के रूप से और एज अ गाइड और फ्रेंड जो वो रहे हैं उसके बारे में काफ़ी बात हुई है यहाँ पे। पर एक बहुत अच्छी बात जो ये है कि आप ये समझना चाह रहे हैं कि वो जो दार्शनिक है वो अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स में कैसा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब हम बाहर से देखते हैं वो एक तरह का होता है। वो उस वह व्यक्ति भी होता है, मगर वो बहुत कुछ चीज़ें जो घर में आती हैं, समस्याएं तो है ही, पर उसके अलावा जैसे वो अपने घर वालों से जिस तरह के उनके रिश्ते होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो घर वाले उनके दर्शन से रिलेटेड हो या उनसे संबंध हो उनका कुछ भी। तो मैं जब बात करूंगी तो मेरा रिश्ता उनसे, आप लोग सब उनको एक दार्शनिक के रूप में जानते हैं, पर वो मेरे लिए तो हमारे बाबा जी थे, तो इसीलिए हम लोग उनको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। आप हमें मालूम है उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है फिलॉसफी में, और पर मैं कुछ बातें पहले ही मूल रूप से रखूंगी। मैं और वो बहुत अलग हैं, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि वो बहुत ही अनुशासित थे, मेरे में बिल्कुल अनुशासन नहीं है। वो बहुत ही धैर्य में, उनको बहुत धैर्य था, मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ। और वो बहुत पढ़ते थे, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और दर्शन में मेरा बहुत मुझे ज़्यादा नहीं मालूम दर्शन के बारे में। जितना मालूम है वो इसीलिए मालूम है क्योंकि हम उस घर में बड़े हुए, उनके आसपास बड़े हुए, जहाँ पे हम थे, हमारे आसपास वो था, तो हमें थोड़ी समझ आई और उसी समझ के कारण हम थोड़ा आगे और समझ पाए। और वो हिंदी में लिखते थे। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है और इसके लिए मैं आपसे अभी क्षमा चाहूँगी, क्योंकि ये थोड़ी आयरॉनिक सिचुएशन है, विडम्बना है ये कि मैं अपने दादाजी के बारे में बात कर रही हूँ, पर काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अलग हैं। मगर ये इसलिए भी अलग है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर में बाबा जी ने और उसके बाद हमारे पापा ने, जो शायद उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमारे दादाजी से भी ली, उन्होंने हमें उस तरह से बढ़ने दिया जैसे हम बढ़ना चाहते थे। अब उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें उतनी अच्छी भी नहीं होती हैं, तो वो तो डिबेटेबल है मामला। हम लोग कई बार सोचते हैं तो हम कई बार पीछे मुड़ के बोलते भी हैं कि पापा आपने ऐसे क्यों किया, बाबा जी आपने ऐसे क्यों किया। पर कहीं ना कहीं हमें समझ है कि वो उन्होंने हमें एक वैसी स्पेस दी जहाँ पे हम लोग अपने आप जिस तरह से बढ़ना चाहें, जिस दिशा में बढ़ना चाहें, वो बढ़ पाए। तो आप जिससे बात करें, पप्पी हुआ ने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं अभी, काफ़ी सारी जो जैसे वो थे हम लोगों के साथ बहुत ही
बहुत ही धैर्य से सबसे डील करते थे। कभी मैंने तो गुस्सा ज़्यादातर देखा नहीं उनका। वो मुझे बहुत विचित्र भी लगता था कभी कभी कि गुस्सा होते क्यों नहीं है, पर ऐसा ही था और बहुत अच्छा था। हम लोग जब मैं अब थोड़ा सा बचपन के बारे में ज़्यादा बात करूँगी, किस्से कहानियों में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे ख्याल है काफ़ी किस्से आपने सुने, कुछ चीज़ें बताऊँगी आपको जितनी मुझे याद है, और बहुत किस्से हैं तो वो तो अंतहीन होगा एक तरीके से। पर हमें याद है जब छोटे थे हम वहीं रहते थे। हम जब मान लीजिए कॉलेज वगैरह में, मैं स्कूल में थी जब हम लोग वापस आए थे 11th-12th में, और मैं और मेरी बहन, हम लोग को पता था बाबा जी 3:30 बजे उठते हैं, सुबह उठ के वो अपनी फट्टी पे लिखते थे। हम सुबह उठते थे तो उनके पेजेस लगे रहते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या करें अब, ये कैसे उठते हैं। हम देखना चाहते थे वो कैसे उठते हैं, क्या करते हैं उस समय, कैसे होता है। तो अब हमसे तो सुबह उठा नहीं जाता था 3:30 बजे, तो हम दोनों सोते ही नहीं थे पूरी रात कि ये देखने, ताकि हम उठ जाएं 3:30 बजे, हम जगे रहें 3:30 बजे तक, ये देखें कि बाबा जी उठेंगे और फिर क्या करेंगे, वो उठेंगे कैसे, काम करेंगे। तो हम ये देखने के लिए उठते थे और जगे रहते थे पूरी रात, बातें करते थे, कुछ पढ़ लेते थे, और फिर बाबा जी उठते थे 3:30 बजे, और उसके बाद वो चाय बनाते थे अपने लिए, तो फिर वो हमें भी बना के पिलाते थे चाय, क्योंकि हम दोनों जगे रहते थे देखने के लिए। और फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हम थोड़ी बहुत बात करी, उसके बाद वो बिल्कुल दृढ़ता से अपने काम पे फोकस करके लग जाते थे। वो बैठते थे, मैं बैठती हूँ जब भी ऑफिस में, मुझे लगता है चेयर ऐसी हो ठीक होनी चाहिए। हम लोग इतना लंबा बैठते हैं 8 घंटे तक। बाबा जी जो चेयर होती थी, जो टेबल होती थी, वहां बैठते थे, उनका एक पैर मुड़ा रहता था, वो जो लकड़ी की फट्टी होती थी उस पर कागज होते थे, वो अपना लिखते रहते थे। और मैं और मेरी बहन काफी अचंभित भी होते थे इस पे, कैसे होता है। हम छोटे भी थे तो हम समझ नहीं पाते थे कई चीजें, पर फिर भी बहुत, हमारे घर पे इतने पेपर्स उनके लिखे हुए पड़े रहते थे सारे समय, तो काफी हम लोग काफी विस्मित रहते थे कि सोच के कि ये कैसे कर लेते हैं ये सब। उसके बाद 6-6:30 बजे वो, जैसा पप्पी को बता रही थी, वो एकदम गार्डनर बन जाते थे। और उन दिनों क्या है, जिन दिनों हम लोग नहीं जगते थे देखने के लिए कि बाबा जी कब उठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम जब सोए होते थे तो पावर कट हुआ करता था। तो हम लोग के, हमारे पापा मम्मी गर्मियों में हमारे को पीछे हमारे पेड़ लगे रहते थे, तो वहाँ पे एक खाट पे सुला देते थे क्योंकि हम टाइम लगता था हमें उठने में। और बाबा जी तब अपने पेड़ों को, पौधों को देख रहे होते थे। तो हम जब, जैसे हम लोग 8-9 बजे जब उठते थे वहाँ पे, तब हम उठेंगे और हमारे तकिए के पास में एक कच्चा अमरूद होगा या अंजीर होगा, तो वो हमारे लिए सुबह एक छोटा सा एक गिफ्ट लाके हमारे बेड साइड पे रख देते थे, मैं और मेरी बहन के। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मतलब मुझे बहुत ज्यादा याद आती हैं अभी भी। और ऐसी चीजें हैं ये जो कि जो आपके दिमाग में बहुत रह जाती है। ऐसे तो काफी सारी किस्से हैं, मगर कुछ जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत टचिंग होती हैं, और वो होती बहुत छोटी हैं, पर वो दिमाग में सालों तक आपके साथ रहती हैं। तो गार्डनर के अवतार के बाद फिर वो अपना फिर बाकी दिन का काम करते थे और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन से काम करते थे। एक बात और ये है इम्पोर्टेंट कि किताबों की तरफ रुझान, अब वो मैं दर्शन तो मैं नहीं जानती ज़्यादा, मगर मैंने अपने घर से, मेरे ख्याल से जो मेरी रुचि साहित्य में है वो वहाँ से आई है। और वो उसका श्रेय मैं अपने पापा को भी बहुत दूंगी। पर उसके पहले बाबा जी भी घर में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी फिलॉसफी की और काफ़ी सारा साहित्य भी होता था, खासकर रशियन राइटर्स। और कहीं ना कहीं वो एक स्टार्ट रहा मेरे लिए भी, जो मेरा रुझान उसमें बना। तो बचपन से हमारे पापा भी काफ़ी बुक्स लाते थे, और मेरे ख्याल है उनका भी रुझान इसमें बाबा जी के कारण ही आया। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे निकाल के ढूंढ के दी थी वो किताब, तोतो चान। और वो किताब ऐसी थी कि जब मैं शायद 8-10 साल की होंगी तब, और वो किताब मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर उस समय मुझे नहीं समझ थी इस बात की कि तोतो चान स्कूली शिक्षा के बारे में क्या कहना चाह रहा है, किताब क्या कहना चाह रही है। मगर उसको पढ़ के कि स्कूल ऐसा भी हो सकता है, कि इस तरह से भी सोच सकते हैं बच्चे, ऐसे हो सकते हैं शिक्षक, ऐसे हो सकते हैं, वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा भी आया उसके अंदर। और वो एक किताब है शायद, क्योंकि उस किताब में की जो गहनता थी उस हल्की स्टोरी के पीछे, वो ऐसी थी कि वो सालों तक मेरे साथ रही। मैंने दोबारा पढ़ी फिर वो किताब, अंग्रेजी में पढ़ी, और अब तक वो ऐसी किताब है जो मैं जो भी बच्चा मुझे मिलता है मैं उसको
गिफ्ट ला के देती हूँ, क्योंकि और किसी भी लैंग्वेज में हो, मेरी नीसेज है वो मलयालम जानती है तो मैंने उनको मलयालम में ला के दी। तो एक तो वो जो इंट्रोडक्शन था इनिशियल, खासकर तोतो चान मुझे याद इसलिए क्योंकि एक वो ऐसी ऐसी सिंपल किताब थी जो बाबा जी ने मुझे बहुत ढूंढ के निकाल के दी थी, कि पतली सी हिंदी की कॉपी, और वो एक किताब है जो मेरे साथ अभी भी रहती है। उसके अलावा फिर हम थोड़े बड़े हुए, जब मैं कॉलेज जाती थी तो हम थोड़ा और लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, और मुझे ध्यान है मेरा कज़न है पप्पी बुआ का जो पुत्र है हर्षु, तो मैं हम में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा भी चलती थी, हम साथ में बहुत मजे भी करते थे, पर हमें थोड़ी पढ़ने की वो भी थोड़ी सी मतलब कॉम्पिटिटिव रहते थे हम। तो मुझे ध्यान है हम लोग मैंने शायद आना कारेनीना पढ़ रही थी, वहीं से निकाल के वो पुराना कलेक्शन था, और हर्षु भी अपने उदयपुर ले गया था वो एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ये ले गया, ये तो मुझे अगली पढ़नी थी। हालांकि मेरी किताब काफ़ी मोटी थी, पर समय लगता मुझे, पर मुझे लग रहा था ये क्यों लेके गया है। तो मैं बाबा जी को मैं बाबा जी किताबें किसकी हैं ये, तो क्यों लेके गई, तो हमारी किताब है, हम यहाँ रहते हैं और मैं आती हूँ और आप यहाँ रहते हो, तो ये किताब तो मेरी हुई। तो बाबा जी बोले ये क्या फालतू की बात हुई, ये तो किताब पुस्तक तो उसकी होती है जो पढ़ लेता है उसको। तो तब से मुझे तब मुझे ये भी बात मेरे साथ हमेशा रहती है, क्योंकि मैं कितनी भी किताबें इकट्ठी कर लूँ, मैं बहुत किताबें खरीदती हूँ, कई बार मैं एक्साइटमेंट में काफ़ी किताबें खरीद लेती हूँ, मगर ये जो थॉट है कि जो आप पढ़ते हो वो आपके दिमाग में आपका अपना होता है, उसमें आप चाहे उसको उसके उसको पढ़ने के बाद वो आपका हो जाता है, वो ओनरशिप आपकी हो जाती है, वो किताब एग्जैक्टली आपको ओन नहीं करनी होती। ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, जो मेरे ख्याल से उस कॉन्वर्सेशन से से मैंने पकड़ी थी कहीं ना कहीं। तो किताबों के बीच में बड़ा होना, फूल पौधों फलों के बीच में बड़ा होना, वो एक ऐसी चीज़ थी जो काफ़ी अब जब मैं यहाँ फ्लैट में रहती हूँ, मैं काफ़ी पीछे देखती हूँ, सोचती हूँ कि कितना अच्छा और सुंदर बचपन था किसी एक तरह से। और जब मैं बाबा जी को याद करती हूँ, मुझे बहुत ही स्मूथ प्रेजेंस याद रहती है, मुझे कभी भी डिफिकल्ट प्रेजेंस याद नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत धैर्यपूर्वक हर चीज़ को देखते थे कि कहीं ना कहीं से कभी भी रेस्टलेस नहीं होते थे, ज़्यादातर मैंने तो नहीं देखा कम से कम। ये बात जो है वो मुझे कई बार बाद में लगता था ऐसे क्यों है, मैं उनसे कई बार पूछती भी थी बहुत बार, बाबा जी ना कोई ऐसे कह रहा था मेरे बारे में, मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा क्यों है, और या फिर ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई, ऐसा क्यों, तो क्या है, व्यर्थ है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, बोलने दो। हम लोग अब वैसा मुझसे तो होता नहीं था कि मैं जाने दूं, क्योंकि मेरे को तो बहुत अखरती थी कई बातें, और अभी भी मैं उस बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है ऐसे कैसे है, इनको लगता है दुनिया व्यर्थ है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि इनको लगता है कि कोई और कह रहा है उसका कोई मायने नहीं है। और हम लोग इस बारे में काफी बात भी करते हैं कि हम लोग ये किस तरह से सरलता से वो कह देते थे और उनको फर्क भी नहीं पड़ता था। पर कहीं ना कहीं मुझे एक बात लगती है इस बात की कि इसको जब मैं आजकल समझने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे लगता है ये एक दृढ़ता होती है, एक आपका आत्मविश्वास होता है, जहाँ आप कह सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने दैट इज माई बेस्ट एफर्ट एंड व्हाट आई एम डूइंग इज माइन। उसके बाद दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है वो उनकी प्रॉब्लम है, बियॉन्ड अ पॉइंट। और आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब वो दृढ़ता अपने आप में अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम where we are at peace with what we are doing somewhere, and वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं उनमें हमेशा देखती थी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कठिन से कठिन समस्या हो, और काफ़ी सारी समस्याएं पप्पी ने बोली भी, उनकी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज रहते थे, उसके अलावा घर में और भी प्रॉब्लम्स आती थी, हम लोग तो बच्चे थे तो हम दूर से ही देखते थे, मगर कभी उन्होंने वो धैर्य नहीं खोया उस बारे में। उससे कई लोगों को मुश्किल भी होती है, क्योंकि कई लोग जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, उनको एक्शन लगता है, उनको लगता है कुछ करें, कुछ कैसे करें, मगर वो धैर्यपूर्वक वो काम करते थे, और उससे उसी उसी कारण से शायद वो एक हर चीज का सामना करते गए और आगे बढ़ते गए। और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का, ये मुझे ना समझ आया है, ना मैं और मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कैसे आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे घर में वो किसी में नहीं है, मेरे पिताजी में थोड़ा है, पर हम लोग फिर भी ये चीज अपने आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने ये पर्सनल लेवल पे बात की, पर मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है
कि ये जो सब चीज़ें, जो उनका धैर्य है, उनका अनुशासन है, उनका जो जो पर्सनल लाइफ में भी जो वो ग्रेविटी लाते थे, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दर्शन से जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं उनका जो दर्शन के प्रति लगाव है, जो उनका वो सिंगल माइंडेड परसूट जिसको कहते हैं, वो है, उसके कारण से ही है। क्योंकि उनका जो लगाव था वो शायद इतना था कि वो हर चीज ठीक तरह से कर पाते थे और फिर वापस जाके अपने दर्शन के ऊपर भी ध्यान दे पाते थे। और वो एक एक्सेप्शनल क्वालिटी है जो शायद बहुत कम लोगों में होती है, कि वो पर्सनल सिचुएशंस, टफेस्ट सिचुएशंस को भी के थ्रू जाएं, पर वो अपने दर्शन में या अपने जो थॉट या अपना काम है उसमें वो इतना, उनका वो रुझान इस तरह का है, उनकी रुचि इस तरह की कि वो रुचि उनको हर कठिन समस्या से निकाल पाती है। मैं भी अपने काम में यही कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपकी रुचि पढ़ने में है, अगर आपकी रुचि एक थॉट में है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने में है, तो वो रुचि जो है आपकी, वो सिर्फ रुचि नहीं रहती, वो आपका कहीं ना कहीं जीवन शैली बन जाती है। और वो जीवन शैली जब बन जाती है, तब आप उसमें उसके उसके सहारे वो उसको एक एंकर रख के आप सब चीज़ों से पार हो जाते हो किसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है बाबा जी इसी तरह से सोचते थे, इस तरह से करते थे, ऐसा नहीं। और मेरे उनसे काफी कॉन्वर्सेशन कई तरह के होते थे। मैं उनसे ये भी पूछती थी, आपको लगता नहीं आप में इतना काम किया, आप इतने डिसिप्लिन हो, और हम में से कोई ऐसा नहीं है। और वो कभी भी उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। वो बोलते थे हाँ जो है सो है, वो तो जो जैसा है वैसा है। और मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा अलग सोचती थी इस बारे में। मुझे लगता था ऐसा कोई हो नहीं सकता, और अभी भी लगता है ऐसा कोई हो नहीं सकता। और मैं चाहती हूँ कि हम में कहीं ना कहीं वो दृढ़ता आए, वो आत्मविश्वास आए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें उससे हमें अपनी शक्ति मिले, ताकि हम लाइफ में, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं पर्सनली भी, उनको भी हम उस तरह से देख पाए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ ये कहूँगी, जो जिसपे पप्पी को ने काफ़ी ज़्यादा बात कर दी है अभी, क्योंकि उन्होंने अपने घरेलू जो मामले थे उनमें भी पूरा हमेशा से ही साथ दिया दादी का भी हमारी। जिस तरह से वो घर संभालती थी और बाबा जी बाकी का काम संभालते थे, मुझे तो समझ नहीं आता वो इतना कर कैसे लेते थे, क्योंकि वो अपना अपना जो कहते हैं अपना लेखन पूरे समय उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। उसके अलावा वो मुझे स्कूल छोड़ने, मेरे को स्कूल से मेरा टेम्पो आता था, मुझे पिकअप करने जाते थे, मुझे सुबह छोड़ने जाते थे, बहुत मनुहार करते थे मेरे साथ में। मेरे पास एक किस्सा है छोटा सा, वो उसमें वो दर्शाता है वो कितना ज़्यादा मनाते थे मुझे। मैं हर चीज़ में रोती थी, स्कूल जाने में रोती थी, कहीं कुछ भी नई चीज़ कराओ हमेशा रोने लग जाती थी बचपन में। तो एक बार मैं अपने कान छिदवाने जाना था, मैं बहुत छोटी थी, और मुझे कहीं ना कहीं याद है एक स्टोरी, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं ध्यान, पर मुझे उन्होंने जो कहा वो याद है। तो मैं मेरे कान छिदवाने थे, मैं बहुत रो रही थी सोच के कि बहुत दर्द होने वाला है। तो टिपिकली जैसे वो करते थे, वो आए थे, अरे इसमें क्या है, ये तो ठीक हो जाएगा। और फिर वो जाके वो कोई जर्नल था शायद, या कुछ कोई पैम्फलेट थी जो आगे वो उस समय कोई रशियन ट्राइब्स के ऊपर थी, और उसमें काफ़ी औरतों की फोटोज थी बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देख, ये है, कितनी अच्छी लग रही है, अगर तू ये नहीं कराएगी तो फिर ये बड़े बड़े कान के कैसे पहनेगी कभी। तो अब मुझे नहीं ध्यान मैंने वो कैसे प्रोसेस किया, वो मुझे ये ध्यान है। और अभी भी मुझे बड़े इयररिंग्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी मैं उठाती हूँ मुझे वो वाली बात कहीं बचपन की वो याद आती है। मुझे कुछ और नहीं याद है, मुझे याद नहीं मुझे कौन ले जा रहा था, मम्मी ले जा रही थी, दादी ले जा रही थी, बुआ ले जा रही थी, तो मुझे वो बात याद है। तो कहीं ना कहीं स्मृतियाँ तो बहुत हैं, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद आती रहती हैं हमेशा। मगर ये है कि ओवरऑल मैंने जो ये सीखा है बाबा जी से, वो है कि एक आप जो कर रहे हो, खासकर आपका काम, उसमें एक आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, उसमें एक रुचि होनी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है। पर अगर आप में वो दृढ़ता है तो आप उसको बहुत धैर्य से उसका सामना कर सकते हो। हम लोग में, मेरे में तो नहीं है वो, और मैं जब भी सोचती हूँ मेरे को लगता है हाँ उसी दृढ़ता से आगे देखना चाहिए। वो वाली जीवन शैली, उस तरह का वर्ल्ड व्यू मैं कोशिश करूँगी लाने का। एक रिग्रेट मुझे है, क्योंकि वो ये है कि मैं उनकी फिलॉसफी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। शायद इसीलिए ये बहुत पर्सनल सेशन रहेगा, एक्सट्रीमली पर्सनल। मगर उस मैं थोड़ा जानना चाहूँगी।
हिंदी एक वैसी भाषा है जो जिससे मुझे आती तो है मगर इतनी अच्छी से नहीं आती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे को वो मेहनत करनी चाहिए, मुझे वो कोशिश करनी चाहिए ताकि मैं उनको उनका ये जो एस्पेक्ट है, जो जो दार्शनिक था उनमें, उसको भी समझ पाऊँ कहीं ना कहीं। वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी और होपफुली वो हो पाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी मगर ये कुछ मेरी मेमोरीज हैं और हम मेरे लिए अभी भी ऐसा है कि हम तो जब से पैदा हुए थे तब से देखा है, और अभी जब वो गए भी तो वो ऐसे समय पे गए जब मैं वहाँ जा नहीं पाई, तो मेरे लिए अभी वो है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी वो है और इन सारी स्टोरीज के थ्रू वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। और आई फील दैट ही हैड अ वेरी वेरी फुल बिग लाइफ एंड समवेयर अंडर हिज ट्री उनके साथ रहने का हमें मौका मिला, उनको जितना अपनी तरह से समझ पाते थे उसका मौका मिला, और ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और कोशिश करेंगे आगे कि मैं उनके दर्शन को भी समझ पाऊँ कहीं ना कहीं, सिर्फ नॉट जस्ट द पर्सन बट ऑल्सो द फिलोसोफर दैट ही वॉज। सो आई एंड हियर, थैंक यू सो मच। आप म्यूट पे हैं। जी शुक्रिया चिन्मयी जी इस सुंदर वक्तव्य के लिए, जिसमें एक पोती अपने बाबा को बड़े ही आत्मीय ढंग से याद करती है। और यशदेव जी का यह कहना कि पुस्तक उसी का है जो उसे पढ़ ले, ये बहुत बड़ी बात है। और हर पुस्तक प्रेमी को यह बात अच्छी लगेगी। हमारे यहाँ चौर्य कर्म को कोई अच्छा कर्म नहीं मानते हैं, मगर पुस्तक चुराने को कुछ दूसरे रूप में देखा जाता है। पुस्तक चुराने वाला कहीं न कहीं पुस्तक प्रेमी है और उस पुस्तक को आगे, उसमें निहित ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, इस रूप में भी देखा जाता है। खैर, आपके यहाँ तो वह पुस्तक कोई और ले गया, आपके ही परिवार के लोग, अन्यथा हमारी संस्कृति में तो इसे शुभ ही मानते हैं कि एक पुस्तक कितने हाथों में जाए। एक पत्रिका या एक अखबार आज भी छोटे शहरों में, गांवों में, कस्बों में कई कई लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं। सामूहिक वाचन की भी हमारे यहाँ परंपरा रही है। और यशदेव शैल जी के प्रति या ऐसे किसी दार्शनिक, किसी लेखक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम उनके लिखे को पढ़ें, अधिक से अधिक गुनें, और किसी भी उम्र में हम किसी भी विषय को छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे ज्ञानार्जन प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं यशदेव शैल जी का जीवन और दर्शन में उनका योगदान इसका एक बड़ा प्रमाण है। प्रेमलता जी अगर हमारे साथ बनी हुई हैं, कुछ कहना चाहती हो तो कृपया कहें। शायद वे चली गई हैं। चिन्मयी जी, कोई और बात जो आप कहना चाहें? अन्यथा फिर जी, प्रेमलता जी कुछ कहना चाहती हूँ, कोई और बात याद आ रही हो तो कृपया कहें। बातें तो बहुत हैं। उन्हें बहुत ही, एक बात थोड़ा सा बता बीच में आ जाए, कैमरे के थोड़े बीच में आ जाए जी। आम खाने का, आम का बहुत शौक था और हमें भी, तो वो हमेशा टोकरा लेके आते थे आम का और उनको भिगोते, पानी में भिगोया जाता। हमारी माँ ये काम करती, फिर उस पूरे उसको जो टब में आमों को भिगोया जाता उसको सामने रख दिया जाता और हम सब उसके चारों तरफ बैठ के फटाफट आम खाना शुरू करते। और ऐसा होता था कि उसमें हम लोग तो जैसे जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कि हम कितना खा जाए,
बहुत छोटे थे तो आधे खाए हुए आम को खाओ। मित्रों, कुछ कनेक्शन की समस्या आ गई थी शायद। हाँ, प्रेमलता जी, प्रेमलता जी जुड़ गई हैं जी। हाँ जी, तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी। आइसक्रीम, उस समय आइसक्रीम घर बनाई जाती थी, तो वो एक जी बोलें प्रेमलता जी। प्रेमलता जी, आवाज आ रही है? मित्रों, जी हाँ आ रही है, जी बोले। जी बोले। मित्रों, कुछ तकनीक की समस्या है। चलिए। जी हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, जी बोले। हाँ जी, तो वो आइसक्रीम बनती, तो सुबह से ये एक मिशन होता था कि आज आइसक्रीम बनेगी, और फिर वो उस आइसक्रीम की बनाने की तैयारी की जाती। पापा ही उसमें बैठकर बर्फ तोड़ तोड़ के डाला करते थे, और हम बच्चे तीनों नंबर से उसको चलाते थे। और फिर आइसक्रीम तैयार होती, उस दिन ये होता था कि आज सब लोग भरपेट, पापा ही कहते आज सब लोग आइसक्रीम खाओ, बस मजे से जितनी खा सकते हो। तो उन्होंने अपनी, मतलब कहीं भी ये नहीं था कि हमारे घर में हमें ये लगा हो कि किसी चीज का, किसी चीज की रोक टोक है, ये इतनी खानी है, ये इतनी नहीं खानी, आदि आदि, ये सब कुछ नहीं था। बहुत ही, क्या कहना चाहिए, हमारे लिए, जैसे वो चीनी कह रही थी ना कि हमारे पास अंजीर और वो सब रख देते थे, इसी तरह से वो हमारे लिए भी, जब हम छोटे थे बहुत, तो हम बोलते थे खाने की चीज। तो खाने की चीज क्या है कि सुबह उठे हैं, उठते ही हमें हमारे तकिए के पास एक छोटी सी पुड़िया में कुछ बंधा हुआ मिलता। तो वो पापा ही और मम्मी, मम्मी तो बनाया करती थी और पापा ही उसको लेकर हमारे पास रख दिया करते थे। तो ठीक है, ब्रश वगैरह करेंगे उठ के बाद में। तो ये जो ऐसा सुंदर सा समय था, तो ये सब कुछ उस समय तो नहीं, पर बाद में लगता था कि यार ऐसा भी है कि पापा ही जो है हमारे पिता, ये सब, इन सब चीजों के लिए भी टाइम निकाल लिया करते थे। और कितना हमारे, मतलब बालपन को उन्होंने सुखद और एक स्नेहपूर्ण वातावरण में खलने फूलने दिया। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पण जी। चिन्मयी जी, कोई और बात आपको याद आ रही हो या कुछ कहना चाह रही हो तो कहें। नहीं नहीं, ऐसे कुछ अब याद तो भी बहुत बातें आ जाएंगी, मगर मेरे ख्याल है काफ़ी बातें हमने कह दी हैं। और जो आप उन पर ये मैं आप बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने ये सेशन रखा। मैं शायद मेरी हिंदी उतनी सही नहीं है, मगर फिर भी आपने ये समझने की कोशिश करी कि एक जो पर्सनल लाइफ में एक जो पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हम लोग ये एक पूरा जोड़ता है उस पर्सनालिटी को समझे कहीं ना कहीं। तो और कई बार होता है हम अपने काम में ऐसा भाव, जो भाव लाते हैं हम हमारी पर्सनल लाइफ में, बहुत अलग भी हो सकता है वो भाव। और ज़रूरी नहीं है हर कोई उस भाव को समझे भी और उससे अग्री भी करे। और हम वो डिसएग्रीमेंट्स भी रहते हैं कई बार, क्योंकि मैं तो आपको बता रही हूँ, मुझे तो अचंभा होता है कि ऐसे कैसे हैं ये तो और उसमें आप डिसएग्रीमेंट भी कर सकते हो, मगर कहीं ना कहीं आप जब उसको समझते हो उस भाव को, तो आपको समझ आता है कि ये क्यों है। और जो एक वो जो निश्चय होता है आपका, जो उस काम के प्रति जो रुझान होता है, वो एक ऐसी चीज है जो अगर आपको मिल गया वो,
तो शायद आपकी कई सारी दिमाग में जो और भी इश्यूज होते हैं उनको हटा सकता है। तो इसीलिए वो आपको एक रास्ता देता है हमेशा उसकी तरफ बढ़ने का, जो आई थिंक जो मेरे ख्याल से बाबा जी में था, और वो बहुत रेयर होता है मेरे ख्याल से, बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। तो जी, शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला और यशदेव शैल जी के इन कुछ बेहद संवेदनशील पक्षों से अवगत कराया। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी विधा में हो, वह कोशिश करता है कि उसके पास जितनी तरह की जिम्मेदारियां हैं उन सब पर खरा उतरते हुए आगे बढ़े। आप दोनों की बातचीत को सुनते हुए यही महसूस हुआ कि यशदेव शैल अपनी पारिवारिक उत्तरदायित्व से कभी पीछे नहीं हटे, अपनी संतानों के लिए और संतानों की संतानों के लिए काफी कुछ किया, और इससे स्वयं के लेखन को बहुत अधिक प्रभावित नहीं होने दिया। जब व्यक्ति संकल्प में है, अपने जुनून में है, लगातार कार्य कर रहा है, तो इन सभी जिम्मेदारियों के साथ वह बहुत कुछ कर सकता है। हम एक जीवन में कई जीवन जी सकते हैं। यशदेव शैल जैसे लोग हमें यह बताकर जाते हैं। आप लोग आए, आप दोनों का हार्दिक आभार, और हमारे तमाम मित्रगण जो इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, अपनी मूल्यवान टिप्पणियों से हमारा हौसला बढ़ाया, उन सभी का हार्दिक आभार। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल हम पुनः जी आभार। कल हम पुनः एक महत्वपूर्ण वक्तव्य में दार्शनिक यशदेव शैल के कुछ और पक्षों से अवगत होंगे। कल शाम 7 बजे से कृपया आप सभी लोग अपना स्नेह बनाए रखें। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जी।